नमस्कार, एचके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12 के फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के भाग 5 में चलते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम के नियम को समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे न्यूटन का नियम। न्यूटन ने क्या नियम प्रतिपादित किया था, आइए जानते हैं। जैसे न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई दो कण हो, दो कणों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और दोनों जो कण हैं ए बी, यह एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। वह आकर्षण बल क्या होता है, आइए जानते हैं। वह आकर्षण बल होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु आवेशों के दोनों द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, यह दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1 होता है r का स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अगर दोनों को हम हल करते हैं तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बटे में हमको प्राप्त होता है क्या, r का स्क्वायर। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनल टू को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं क्या, कैपिटल G, और इनटू हो जाता है m1 m2 और बटे में हो जाता है r का स्क्वायर। चूंकि यह जो बल है आपका, यह बल है दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कूलाम के नियम को भी समझ सकते हैं दो बिंदु आवेशों को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बल F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 समीकरण नंबर 1 माना है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर समीकरण नंबर 2 माना है। दोनों को हमने हल किया है तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे में r का स्क्वायर प्राप्त हुआ है। एट लीस्ट F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 और बटे में कैपिटल r का स्क्वायर। यहाँ पर जो आप G देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपको इसमें भी प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कांस्टेंट क्या प्राप्त होता है आपको। जैसे यहां पर हम लेते हैं क्या, दो बिंदु लेते हैं, एक मान लेते हैं P है और यहां पर एक बिंदु लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या है, Q है। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, R है। और बिंदु P पर एक आवेश आपका Q1 है और बिंदु Q पर एक आवेश आपका क्या है, Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1, अर्थात जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों बिंदु आवेशों के बीच, या कह सकते हैं दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कर देंगे। और जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 2। तो गाइस, इसमें इसको समझने के लिए, व्युत्क्रमानुपाती को समझने के लिए आइए हम चलते हैं एक बार फिर से रिवर्स इस रेखा चित्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इन आवेशों की दूरी को कम करते जाते हैं वैसे वैसे इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उतना ही मैक्सिमम होता है। और जितना ही इन दोनों आवेशों को हम दूर दूर करते हैं उतना ही इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होता है। इसलिए इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि हमने परिभाषा लिखा है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वह यानी स्थिर वैद्युत जो बल होता है वह कम होता है, और जितना ही इन दोनों को पास पास लेकर आते हैं उतना ही इन दोनों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमको दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अगर इन दोनों को हल करते हैं तो हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहां हमको मिलेगा F और प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। तो गाइस यहां पर प्रोपोर्शनल टू है तो इस प्रोपोर्शनल टू को जब हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे और कांस्टेंट हम लिखते हैं क्या K, और K इंटू हो जाएगा क्या Q1 Q2 और बटे में हो जाता है R का स्क्वायर। ये हमको जो है फार्मूला प्राप्त होता है। फार्मूला का मतलब कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान प्राप्त होता है, और बल का मान क्या होता है, न्यूटन होता है। इस प्रकार से हमें दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है, जैसा कि हमने सूत्र को प्राप्त किया क्या, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर न्यूटन में, लेकिन इस K को हम लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर लिख सकते हैं क्या Q1 Q2 और बटे में लिख सकते हैं R का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, आपका F के बराबर हो गया। एक चीज और है, इसकी वैल्यू जो है यानी इसकी वैल्यू जो होती है 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या 9, ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर। तो फार्मूले के रूप में जो है हम इसको भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, ये हो गया बल का मात्रक न्यूटन, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो अब जो है इसमें ये जैसा आपने मान प्राप्त किया क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आपने क्या लिखा 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या 9। गाइज इसके थ्रू जो है हम एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकालेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह निर्वात में या माध्यम में अलग अलग होता है, उसी प्रकार ठीक यफ का भी जो मान होता है वह निर्वात में और माध्यम में अलग अलग होता है। तो आइए हम अलग अलग निकालेंगे, लेकिन अलग अलग निकालने से पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि इसकी जो वैल्यू है वह कुछ पद्धति पर अलग होती है, यानी कि मात्रक पद्धति पर अलग होती है। तो आइए हम पद्धति पर जो है हम निकालते हैं कुछ इसके वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं ये k की वैल्यू है गाइस, तो यहां लिखते हैं k की निर्भरता, k की निर्भरता। तो k की निर्भरता को हम समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए k की निर्भरता दो चीज में होती है। एक तो होती है आपकी क्या, एक होता है आपका मात्रक पद्धति पर, एक मात्रक पद्धति पर होता है निर्भरता, और दूसरा जो होता है गाइस वह माध्यम पद्धति पर होता है, माध्यम पर। ठीक है, तो इन दोनों पर जो है हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं क्या मात्रक पद्धति पर निर्भरता। मात्रक पद्धति पर निर्भरता। तो गाइस अब इसमें आप एक चीज देखिए, मात्रक पद्धति पर भी हम दो प्रकार से प्राप्त करेंगे। पहले हम प्राप्त करेंगे किसके लिए, एसआई में, यानी एसआई में इसका मान अलग होता है। तो यहां लिखेंगे हम एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या इसका मान हो जाएगा, आइए देखते हैं।
एसआई पद्धति में जो होगा वह हो जाएगा आपका k इक्वल टू क्या 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको पता है कि k बराबर क्या है 1/4πε0 है। ठीक है, तो इसमें हमको ε0 का अगर मान निकालना होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे पहले यहां हम लिखेंगे 1/4πε0 इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया k की वैल्यू। और k बराबर कितना है 1/4πε0 है। इसमें हमको ε0 का अगर मान प्राप्त करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई के रूप में और इसको हम उठा के यहां कर देंगे, तो हमें प्राप्त जो हो जाएगा वह एप्सिलॉन यहां हो जाएगा। तो एप्सिलॉन जब यहां हो जाएगा तो हम लिखते हैं क्या एप्सिलॉन को हम इधर कर देते हैं एप्सिलॉन, और इसका गुणा यहां करके इस पूरे पद को हम यहां कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। तो ε0 की जगह पे हमने क्या किया है 9.0 इंटू 10⁻⁹। अब यहां पर क्या करेंगे 1/4 और इंटू पाई का मान लिखेंगे क्या 3.14 गुणे, अब ये लिख देंगे क्या 9.0 इंटू 10⁻⁹। अब जो है इसको हम जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमको क्या मिलेगा ε0 का मान, ये मिल जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ ये मिल जाएगा हमको 12। ठीक है, लेकिन मात्रक जो इसका बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पहले कूलाम का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा आपका न्यूटन और इंटू हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मान आपका ε0 का है ये आपका एसआई पद्धति में है, याद रखिएगा एसआई पद्धति में ये इसका मान है ε0 का मान है। ठीक है, तो और k का मान क्या है, ये इसको भी हम लिख देते हैं यहां पर k इक्वल टू ये एसआई पद्धति मान है। लेकिन अगर हमको मान निकालना होगा k का सीजस पद्धति में तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अब जो है सीजस पद्धति में हम जानेंगे कि k का मान क्या होता है। देखिए k का मान जो है बदलता रहता है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है k का मान बदलेगा, एप्सिलॉन का मान बदलेगा। तो यहाँ k का मान जो है हमने एसआई पद्धति में ज्ञात कर लिया है। अब जो है हम सीजस पद्धति में k का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा सीजस पद्धति में आप जानते हैं, ये अभी पहले वाला फार्मूला लिख लीजिए k इक्वल टू क्या 1/4πε0। इसमें आप जान गए हैं इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 9.0 इंटू 10⁻⁹ कितना है 9, और क्या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। देखिए यहां पर जो है इसको हमें बदलना पड़ेगा, किसमें सीजीएस पद्धति में। तो बदलेंगे तो इसको तो छोड़ देंगे वैसे ही, यानी 9.0 इंटू 10⁻⁹। अब क्या करेंगे, आइए न्यूटन यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो यहां लिखेंगे हम क्या 10⁵ इंटू मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब मीटर स्क्वायर है तो 100 का हम डबल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या
100 इंटू 100 कर देंगे। ओके गाइस, बटे में, बटे का मतलब क्या, पूरा ऐसे बटे में कर देंगे ऐसे। कूलाम का स्क्वायर है, तो एक कूलाम को यदि हम स्टेट कूलाम में चेंज करते हैं तो ये लिखते हैं 3 गुणे 10 के पावर क्या 9 स्टेट कूलाम। लेकिन जब कूलाम का स्क्वायर है तो यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है इसको। अब इसमें देखिए क्या कट रहा है, कुछ यहां पर आपका है 3 से काट लीजिए, 3 3 के 9, फिर 3 से काटते हैं 3 कट जाएगा आपका, ठीक है। और ये 100 है, ये भी 100 है, यानी 10⁻2 और 10⁻2 यानी 2 2 4 4 और 5 9 यानी 10⁹9 10⁹9। तो 10⁹9 से 10⁹9 ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट हमको क्या प्राप्त होगा 1। तो k का जो मान प्राप्त हुआ हमें 1 प्राप्त हुआ। तो ये जो वैल्यू है k का वो सीजीएस पद्धति में है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मात्रक पद्धति पे हमने जो है एसआई पद्धति में k का मान प्राप्त किया और सीजीएस पद्धति में भी हमने k का मान प्राप्त किया। तो ये तो मात्रक पद्धति पर निर्भरता हो गई। अब जो है हम माध्यम पर निर्भरता निकालेंगे। तो आइए चलते हैं माध्यम पर निर्भरता ज्ञात करने के लिए। अब जो है माध्यम पर निर्भरता हम प्राप्त करेंगे। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, धातु हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, अब्रक हो सकता है, माध्यम आप ले सकते हैं कोई। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो है हमें वैल्यू प्राप्त होता है। एफ का प्राप्त होता है, एप्सिलॉन का प्राप्त होता है। देखिए माध्यम का मतलब क्या, जैसे सपोज अगर हमको हवा में हाथ चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हमें पानी में चलाना होगा तो आसानी से हाथ हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माध्यम बदल रहा है तो लगने वाला जो बल है ये भी बदल रहा है, ठीक है। तो आइए हम माध्यम में ज्ञात करते हैं एफ का मान या एप्सिलॉन का मान। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए माध्यम में जैसे आप जानते हैं निर्वात में जो एफ अगर निर्वात निकालते हैं तो एफ निर्वात में आपने क्या प्राप्त किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपने क्या प्राप्त किया था Q1 Q2 और बटे में R का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अगर माध्यम में आपको निकालना होगा बल तो क्या करेंगे, लिखेंगे एफ माध्यम। एफ माध्यम बराबर क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पे गाइस यम कर देंगे, ठीक है। ये मीडियम है आपका माध्यम, और इंटू कर देंगे क्या Q1 Q2 और बटे में कर देंगे R का स्क्वायर, और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पहले एफ निर्वात, यहां लिखेंगे आप एफ निर्वात, और बटे में लिखेंगे आप क्या एफ माध्यम, एफ माध्यम हो गया। और बराबर इधर क्या लिखेंगे, देख लीजिए गाइस, यहां पे जब लिखेंगे तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट, और बटे में बचेगा 1/ क्या एप्सिलॉन m। तो गाइस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, आइए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे उनमें से नीचे हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एफ निर्वात, और बटे में लिखेंगे एफ माध्यम, एफ माध्यम, और बराबर कर देंगे एप्सिलॉन यम, और बटे में कर देंगे एप्सिलॉन क्या नॉट। अब यहां पे गाइस इसके बराबर जो है हम लिखते हैं क्या एप्सिलॉन आर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता,
इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। या आप एक और नाम दे सकते हैं इसे, परावैद्युतांक कह सकते हैं इसको, या करके लिख सकते हैं परावैद्युतांक। ठीक है गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद जो है अब इसमें हम अलग अलग वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हम इसके बराबर भी ले सकते हैं इतना और इसके बराबर भी ले सकते हैं इतना। तो हमें अगर निर्वात में अगर बल ज्ञात करना होगा तो क्या कर देंगे, आइए लिखते हैं। जैसे F निर्वात और बटे में लिख लेंगे पहले क्या इसको, F माध्यम और बराबर क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन r लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें निर्वात में अगर बल ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर देंगे, देखिए निर्वात में अगर बल ज्ञात करना होगा या माध्यम में बल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर माध्यम में बल ज्ञात करना होगा तो हम इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे इसको हम सीधा कर देते हैं एक तरह से एप्सिलॉन r, ये हम इसको इधर लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बिल्कुल आसानी हो। निर्वात है आपका और बटे में आपका है F माध्यम, F माध्यम, F माध्यम का हम यहां कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके क्या, F माध्यम और इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो ये हो जाएगा F निर्वात और बटे में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा माध्यम में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मींस माध्यम में कितना बल लगाना पड़ रहा है, जैसे हमने बताया ना आपको कि एक हवा हो गया एक पानी हो गया, तो पानी में यदि हम हाथ को चलाते हैं तो कितना हमें बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी माध्यम हो गया। ठीक है, तो माध्यम में जो आपका बल प्राप्त होगा वह F निर्वात बटे में जब एप्सिलॉन r कर देंगे तो हमें माध्यम में बल प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें निर्वात में बल प्राप्त करना होगा तो क्या हो जाएगा, निर्वात को रहने देंगे, इसका बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निर्वात में बल प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस यहां से भी हम कुछ कर सकते हैं क्या, एप्सिलॉन का मान चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे यहां लिख सकते हैं एप्सिलॉन m और बटे में आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, एप्सिलॉन r है। यहां से हमको जो है अगर एप्सिलॉन यानी निर्वात में अगर बल निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का अगर मान ज्ञात करना होगा तो इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन m और बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन r, ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तो हो जाएगा, ये तो जो है हमें निर्वात में एप्सिलॉन का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें प्राप्त करना होगा माध्यम में एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन m का मान, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माध्यम में एप्सिलॉन का मान। ठीक है, ये हो गया आपका। गाइस आई थिंक यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देख लिए हैं माध्यम में बल का मान प्राप्त किए हैं, माध्यम में एप्सिलॉन का मान प्राप्त किए हैं, निर्वात में जो है हम प्राप्त कर सकते हैं बल का मान और निर्वात में एप्सिलॉन r का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ कंडीशन इसके बारे में हम जानते हैं एप्सिलॉन r के बारे में कि किसमें किसमें कितना मान होता है इसका। आइए गाइस इसमें जो है हम कुछ एप्सिलॉन r का मान लिखे हैं। देखिए वैसे एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, जो एप्सिलॉन r का मान होता है यह 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 से कम नहीं होता है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज में 1 2 3 4 मैंने 4 कंडीशन लिखे। इसमें माध्यम आपका 4 लिए हैं, जैसे हवा निर्वात हो गया, अब्रक हो गया, पानी हो गया और धातु हो गया। गाइस में हवा या निर्वात में जो एप्सिलॉन r का मान होता है वह 1 होता है। ठीक है, मैंने एप्सिलॉन r को क्या बताया, आपेक्षिक विद्युतशीलता बताया। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 1, किसमें, हवा या निर्वात में। अभ्रक में जो है एप्सिलॉन r का मान 6 होता है और पानी में जो एप्सिलॉन r का मान होता है वो 80 होता है और धातु में जो एप्सिलॉन r का मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो गाइस मुझे विश्वास है कि आपको
ये सारणी भी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। इसके बाद जो है हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं, एक एग्जांपल लगाते हैं। आइए, मैंने बताया कि आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं इसमें। जैसे यदि दो समान 1 कूलम, यहां पर लिख दिया हमने, आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो ज्ञात कीजिए क्या निर्वात में कूलम बल और पानी में कूलम बल और धातु में कूलम बल। तो सबसे पहले हम निर्वात में कूलम बल ज्ञात करते हैं। देखिए निर्वात में कूलम बल जो होता है वह F निर्वात, यहां पे लिखते हैं F निर्वात इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और बटे में क्या लिखते हैं R का स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है क्या है 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या है 9। यहां पर क्या है Q1 का मान 1 है, Q2 का भी मान क्या है 1 है और बटे में जो दूरी है वो भी कितना है 1 है। तो यहां 1 का अगर वर्ग कर देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, चूंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 में फिर 1 से डिवाइड करते हैं तो 1, यानी एटलीस्ट आपका बचेगा क्या 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या 9। ये हो गया F निर्वात बराबर। तो F निर्वात का मतलब हो जाएगा इतना न्यूटन। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका पहले का। अब जो है दूसरा, पानी में हम कूलम बल ज्ञात करते हैं। तो पानी का मतलब हो जाएगा क्या, यहां लिखेंगे F और यहां कर देते हैं पानी। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे ऑफ F निर्वात, F निर्वात और बटे में कर देंगे क्या एप्सिलॉन R। चूंकि यहां पर जो एप्सिलॉन R का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80। इसके पहले वाले सारणी में हमने लिख दिया था कि एप्सिलॉन R अर्थात जो पानी में एप्सिलॉन R का मान होता है वो कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे F निर्वात का मान हमने प्राप्त कर लिया है। कितना प्राप्त किया है 9.0 इंटू 10⁻⁹ क्या है 9 और बटे में इसका मान क्या कर देंगे 80। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये हमें प्राप्त आएगा लास्ट में 1.11 इंटू 10⁻⁸ क्या 8। ये हो जाएगा एप्सिलॉन R का मान। ठीक है, तो गाइस ये भी आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा जो है धातु में कूलम बल है। धातु का मतलब हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम F और यहां कर देंगे क्या धातु बराबर क्या कर देंगे वही F निर्वात और बटे में क्या कर देंगे एप्सिलॉन R। याद रखिए यहां पर जो F निर्वात है उसका मान है 9.0 इंटू 10⁻⁹ और जो धातु में एप्सिलॉन R का मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करते हैं तो एटलीस्ट हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक ना, तो जो धातु में बल प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सब न्यूटन में है आपके, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन। तो गाइस इसमें जो है हम ये चीज देख लिए हैं। अब अगली वीडियो में जो है हम इसके यानी कूलम बल का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। तो गाइस अगली वीडियो के लिए भी आप रेडी हो जाइए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।